नमस्कार, स्वागत है आपका कथाकल्प में। निठल्ले की डायरी चैप्टर 19 आशंका पुत्र। व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। सिलसिलेवार 8 खंड हैं इस इमारत में। मैं तीसरे खंड में हूं। 2 खंडों को एक पतली दीवार विभाजित करती है। बरामदे में यह केवल आधी ही उठती है। इस तरफ की आवाज दीवार को छेद कर या पार करके मजे में उस तरफ चली जाती है। कोई प्राइवेसी नहीं। जिसका अपना मकान नहीं उसकी भी क्या प्राइवेसी। किराए पर देने के लिए जब मकान बनवाया जाता है तो खास ख्याल रखा जाता है कि किराएदार को भूल से भी कहीं कोई सुविधा न मिल जाए। रेडियो नाटक की तरह ध्वनि के सहारे एक खंड का जीवन दूसरे खंड वालों को ठीक समझ में आ जाता है। इन 8 परिवारों में परस्पर कुछ छिपा नहीं है। यद्यपि हर एक छिपाने की कोशिश करता है और समझता भी है कि सब कुछ छिपा है। मध्यम वर्ग के परिवार हैं सब। बाबू, मास्टर, इंस्पेक्टर। स्थायी नीरसता निवास करती है यहाँ। कभी कभी नीरसता से ऊब कर ये घर घुसी स्त्रियां आपस में शौकिया लड़ पड़ती हैं। कलह से सस्ता मनोरंजन और क्या होगा। हाँ होता है, सो बच्चों की पलटन भी तो लगी है। पुरुष भी पक्ष विपक्ष संभाल लेते हैं और इतने जोर से गाली तथा चुनौती देते हैं कि लगता है 200-400 आदमियों को तो ये अभी मार डालेंगे। पर थोड़ी देर में यह उष्ण युद्ध शीत युद्ध में बदल जाता है। यानी हर पक्ष अपने पड़ोसी से विपक्षी की निंदा करता है। मैं नया किराएदार हूं, अभी केवल दर्शक हूं। कोशिश बराबर चलने लगी है कि नाटक में हिस्सा भी लूं। इन परिवारों से मेरा अब परिचय होने लगा है। दाहिनी ओर मेरे पड़ोसी पांडे जी ने मेरा ध्यान विशेष आकर्षित किया है। पांडे कभी कभी विनय का अतिरेक कर देता है। कितना झुकता है। वह आबकारी महकमे में किसी पद पर है। यहाँ के निवासियों में ठीक फिट नहीं होता। थोड़े ऊंचे स्तर का है। पत्नी है, 4 बच्चे खूब बढ़िया कपड़े पहनते हैं और स्त्री जब बाहर निकलती है तब स्त्री कम मालूम होती है। चलता फिरता सर्राफा बाजार अधिक। गहनों से लदी है। उम्र अधिक नहीं है, रूप है, गहने हैं। बड़ी ठसक से चलती है। मानो शेष 7 परिवारों की स्त्रियों को पांवों से रोंदती जाती है। पतिव्रता ऊंचे दर्जे की है। दिन भर सड़क पर पांडे की राह देखती रहती है और यदि दफ्तर से लौटने में जरा देर हो जाती है तो घबरा जाती है। दरवाजे से टिकी चिंताकुल पथ निहारती रहती है। पांडे का किसी से विशेष मेल जोल नहीं है। सबके बीच रहकर भी वह सबसे अलग रहता है। हर छोटी बड़ी बात में उसका अलगाव और विशेषत्व प्रकट हो जाता है। आज ही की बात है। हमारा मेहतर बीमार है, इसलिए 2 दिनों से सफाई करने नहीं आया। उस सिरे पर रहने वाले गौतम बाबू आज एक मेहतर ले आए और हम लोगों ने तय किया कि हर परिवार 2 आने दे तो वह सफाई कर देगा। सब लोग एकदम तैयार हो गए, पर पांडे ने निर्णय करने के लिए 15 मिनट लिए। भीतर गया। पति पत्नी में इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हुई और तब पांडे ने बाहर आकर अपनी सहमति कुछ इस तरह दी मानो अपने पाखाने की सफाई कराना मंजूर करके वह हम सब पर एहसान कर रहा है। मैं सोचने लगा कि आखिर इस छोटी सी बात में सलाह मशवरा करने की क्या बात थी। शायद पति पत्नी यह विचार कर रहे हों कि इस प्रस्ताव में पड़ोसियों का क्या प्रयोजन है। कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है। सफाई करा लेने से कोई अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा और एकदम मान लेने से कोई मानहानि तो नहीं होगी। अजीब आदमी है यह पांडे। आज मुझसे एक सज्जन मिलने आए। उन्होंने बाहर से मुझे पुकारा तो मुझसे पहले पांडे बाहर आया और लगा पूछने, किससे मिलना है? कौन है आप? क्या करना है? काम क्या है? आगंतुक को अच्छा नहीं लगा। किससे मिलना है यह तो मेरा नाम पुकारने से ही स्पष्ट था और उन्हें यह मालूम नहीं था कि पड़ोसी के सेंसर के बिना कोई मुझसे मिल नहीं सकता। वे बिना जवाब दिए मेरे पास आकर बैठ गए। मैं दीवार के पास ही बैठा था। उधर पांडे दीवार से कान लगाकर हमारी बातें सुनने लगा। बड़ी देर से रोकी हुई घबराहट भरी सांस के छूटने का शब्द मुझे साफ सुनाई देता है। मेरे पास आने वालों को वह बड़े शक से देखता है। कभी कभी उसके चले जाने के बाद वह सहमता हुआ, घबराता हुआ मेरे पास आता है और पूछता है,
कौन थे ये? कहाँ रहते हैं? क्या काम करते हैं? क्या कह रहे थे? उसे मोहल्ले में किसी का आना कतई पसंद नहीं है। मुझे यहाँ आए अब काफी दिन हो गए हैं, पर अभी भी पांडे मुझसे चौंकता है। आज मैंने इस बात को स्पष्ट देखा। मैंने सुबह उससे नमस्कार किया तो वह एकदम घबरा गया, चौंक कर जवाब दिया, अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फिर मैंने सहज ही पूछ लिया, कहिए क्या हाल है? वह अब तो और व्याकुल हो गया। उसे लगा कि मुझे उसके किसी भावी अनिष्ट का पूर्वाभास हो गया है और मैं व्यंग कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल है मेरी। नमस्कार करता हूं तो घबरा जाता है, और 2-4 दिन नहीं बोलता हूं तो भी घबराया हुआ आता है और खोद खोद कर पूछता है कि मैं उससे क्यों नहीं बोलता। अकेले मुझसे ही नहीं, वह सभी से सशंकित रहता है। मुझसे अधिक इसलिए कि उसे मालूम है कि मैं पत्रकार हूं और मेरा सभी प्रकार के लोगों से संबंध है। मुझे क्या लेना देना है? होगा पांडे जैसा है, मैं क्यों उसमें इतनी दिलचस्पी लूं? ज्यों ज्यों मेरी बढ़ती दिलचस्पी को वह भांपता जाता है, त्यों त्यों उसका भय बढ़ता जाता है। मैंने उसे दफ्तर से आते जाते देखा है। हाथ में छाता पकड़े, आसपास चौकन्नी दृष्टि डालता हुआ वह हड़बड़ाता चलता है। बार बार पीछे देखता है। कोई पीछे से तेजी से आ रहा हो तो मुड़कर देखने लगता है और उसके निकल जाने पर आगे बढ़ता है। ऐसा मालूम होता है कि किसी भी दिशा से आक्रमण हो जाने का डर है और वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए सतर्क रहता है। आज मैंने उसे पान दिया, उसने नहीं लिया। बोला, मैं नहीं खाता। सरासर झूठ बोला। उसके रचे हुए होठ मेरे सामने थे और मैं हमेशा उसके दोनों गाल बीड़ों से फूले देखता हूं। वह बाहर पान नहीं खाता। उसे डर है कि पान में कोई कुछ मिला न दे। बच्चों को भी कहीं कुछ खाने नहीं देता। एक दिन मैंने बच्चों को चॉकलेट दे दी तो पति पत्नी ने उन्हें बहुत डांटा और चॉकलेट फेंकवाई। इन बच्चों की भी क्या बात है? यदि कोई प्यार से उन्हें देखे तो चीखने लगते हैं, अम्मा, बाबूजी। आज एक पड़ोसी से पांडे परिवार का झगड़ा हो गया। पांडे की पत्नी बच्चों को शौच के लिए यहीं सामने बैठा देती है। यही रास्ता है। आज गौतम बाबू ने कहा, पांडे जी, जरा रास्ते से हटाकर बिठाया करो बच्चों को। बड़ा गुस्सा आया पति पत्नी को। उन्हें लगा कि उनका स्वत्व हरण हो रहा है। बच्चों को ठीक रास्ते पर शौच के लिए बैठाने पर आपत्ति करने से जैसे उनका हक छीना जा रहा है। बड़ी कटुता से बोला पांडे, अपने बच्चे सबको प्यारे लगते हैं भैया। हाँ, गौतम जरा तीखे आदमी है। कह उठे, बच्चों से प्यार है कि बच्चों के पाखाने से? जवाब नहीं दे पाए तो तुनक गए। लगे दोनों कुड़ने और बड़बड़ाने, सब हमसे बेर पाले हैं। हम किसी को फूटी आंख नहीं सुहाते। सब हमसे जलते हैं। सब बड़े दुष्ट हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे पति पत्नी की बातें सुनाई पड़ जाती हैं। पत्नी सबकी शिकायत करती है, पांडे सबको गाली देता है। उनकी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि दुनिया भर के लोगों को एक ही काम है, इनका अनिष्ट करना। आज बड़ा लड़का स्कूल से ठीक 5 बजे नहीं लौटा। एक मित्र के साथ चला गया था। पर माँ बाप इस प्रकार की समस्त संभावनाओं को लांघ कर एकदम अनिष्ट की आशंका के छोर तक पहुंच गए। मुझसे पांडे कहने लगा, मेरे बड़े भाई से मेरी अनबन हो गई है। उनके दोस्त का लड़का उस स्कूल में मास्टर है। कहीं उसी ने तो लड़के को कुछ नहीं कर दिया। मैं तो पहले ही उसे वहां भर्ती कराने में डर रहा था। थोड़ी देर बाद लड़का हंसता खेलता आ गया। पांडे ने मिठाई बांटी। एक और हरकत मैंने देखी। जितनी देर घर में रहता है, हर 10-15 मिनट में दरवाजे से केवल गर्दन बाहर निकालकर चारों ओर देखता है। सड़क पर चलता आदमी अगर सहज ही पीछे मुड़कर देख ले तो एक झटके में कछुए की तरह अंग समेट लेता है और झरोखे में से उसे ताकता रहता है। उसने घूम कर देखा तो क्यों देखा? जरूर कोई बात है। रात को किसी की पदचाप सुनाई पड़ती है तो कुत्ता पीछे भौंकता है। पांडे पहले चिलमिलाता है, कौन है, कौन है? आशंका के कारण उसे नींद भी गहरी नहीं आती। आसमान को देखता होगा तो डरता होगा कि किसी दिन यह सर पर न गिर पड़े। शायद रात को उठकर मकान की छत भी देखता हो कि कहीं गिर तो नहीं रही। पड़ोसी कहते हैं कि इस पांडे के घर में छत तक सामान भरा है। वेतन केवल 150 है और रहता रईस की तरह है। 3 लड़के एंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस ही 50 रुपया होती है। औरत के जेवर बनते ही जाते हैं। पड़ोसी तो ऐसी बातें कहते ही हैं। मुझे तो पांडे पर दया आती है।
हमेशा चिंतित और अशांत रहता है, हर आदमी से भय खाता है, यही संस्कार बच्चे ले रहे हैं। किस आशंका से घबराया रहता है यह? हर आदमी से डर क्यों लगता है? किसी से घुल मिलकर क्यों नहीं रह पाता? किसी पर इसका विश्वास क्यों नहीं है? हमेशा अनिष्ट ही क्यों सोचता रहता है? यह इतना छुई मुई क्यों है? कोई कारण समझ में नहीं आता। सुबह बड़ा व्यस्त और घबराया रहता है। उसके घर व्यापारी आते हैं। कोई कोई बाबा कपड़े में बही खाता बांधकर बगल में दबाए आते हैं। पांडे आसपास देखकर झट व्यापारी को भीतर कर लेता है। फिर भीतर बड़ी देर तक कानाफूसी होती रहती है। तो यह है आशंका पुत्र। आपको इस पर कोई आशंका नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।